Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class. Exercise 1.3. Exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 15 का डी पार्ट चल रहा है. सॉरी 14 का डी पार्ट. 14 का डी पार्ट बता ए यूनियन ये यूनियन है. ए यूनियन यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल टू यू. ए का यूनिवर्सल सेट किसी यूनियन निकाल तो यू आना चाहिए. इसका मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट को सबसेट दिखा दो यू का, यू को सबसेट दिखा दो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का. ठीक है जी, कई बार बता चुके हैं बेटा, ये तो चेक कर ले. चलो पहला पार्ट प्रूव करना है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट दैट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. एक्स एलिमेंट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से लेते हैं बेटे. एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट. आपने एक्स एलिमेंट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से लिया. एक्स बिलोंग करेगा ए में, यूनियन का मतलब और एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट के अंदर. ठीक है, अच्छा जी. एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट में. बट जब हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल टू यू, बेटा ये तभी प्रूव कर सकते हैं जब भी कभी ऐसा यूनिवर्सल सेट दे रखा हो. तो यूनिवर्सल सेट के अलावा कोई भी सेट दे रखा हो तो जनरली वहाँ ये माना जाता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ यू है. इट इज गिवन दैट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. यहाँ पर ये बात गिवन है. A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल दैट इज गिवन. तो इसका जो x एलिमेंट A में जा रहा है वो x एलिमेंट U में भी जाना चाहिए. तो x बिलोंग करता है A में और x बिलोंग टू U. लेकिन A सबसेट ऑफ U है तो x के A के सारे एलिमेंट U में जाने चाहिए. इट मीन्स दैट x आल्सो बिलोंग टू U और x आल्सो बिलोंग टू U. तो x U में भी है या फिर x या तो इस U में जाएगा या फिर x इस U में जाएगा. तो इसका मतलब यही होता है कि x आल्सो बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट. तो एक्स एलिमेंट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से उठाया था, उसे यू के अंदर मैंने दिखा दिया. ठीक है जी. तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट दैट इज द सबसेट ऑफ यू. ठीक है, सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे कि यू इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट. तो उसके अंदर क्या करें हम मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से. मैंने इस यू से एक एलिमेंट लेना है, एक्स बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से. मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स आल्सो बिलोंग टू ए यूनिवर्सल यू, सॉरी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट. डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ. अरे बेटा एक्स बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट में, एक्स यू के अंदर तो है. अब यू के साथ इस यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं यूनियन लिख दूँ, कोई भी सेट लिख दूँ, किसी भी यहाँ पे ए की जगह बी लिख दो, सी डी ई कुछ भी लिख दो, चाहे यहाँ पे फाई लिख दो, फाई यूनियन यूनिवर्सल सेट. तो एक्स फाई यूनियन यूनिवर्सल सेट में भी जाएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में भी एक्स जाएगा, बी यूनियन यूनिवर्सल सेट में भी जाएगा. ठीक है ना, लेकिन हमें ए की जरूरत है तो हम ए लिख रहे हैं. ठीक है, तो एक्स जो यूनिवर्सल सेट में था डायरेक्टली उससे कह सकते हैं कि एक्स आल्सो बिलोंग टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट. ये बात पहले भी समझा चुका हूँ. ठीक है, अगर कोई ध्यान से वीडियो देख रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो में. तो इसको एक्स यू से उठाया था, ए यूनियन यू में दिखा दिया. इसका मतलब यू इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन यू. तो इसका मतलब ए यूनियन यू इज ए सबसेट ऑफ यू हो गया और यू इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन यू हो गया. दोनों एक दूसरे के सबसेट बन गए. तो इसका मतलब दोनों सेट बराबर होने चाहिए. ठीक है जी. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट. बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट. प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश. ऑलरेडी प्रूव्ड दैट. हमने जो पिछली वीडियो थी शायद उसके अंदर मैंने ये प्रूव कर रखा. आप उस वीडियो को जरूर देखें. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ए और प्रूव करना आ भी सकता है. a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है. अच्छा, इसका बी पार्ट चेक करो. 16 का बी पार्ट हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश. टू प्रूव आप एक दूसरे का सबसेट भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता रखी है. अगर माइनस का निशान आ जाए, डिफरेंस का निशान आ जाए कहीं पर भी, तो मैंने डायरेक्टली बता रखा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ बी डैश माइनस ए डैश. लेकिन हम जानते हो ये a माइनस बी का फार्मूला, ये जो a माइनस बी इज इक्वल टू दिस होता है, ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं. तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बी डैश माइनस ए डैश यूज़ करता हूँ, तो फार्मूला कहता है a माइनस बी क्या कहता है, a एज इट इज आना चाहिए, फिर बी माइनस इज इंटरसेक्शन आना चाहिए, फिर b पर डैश आना चाहिए. तो उसके हिसाब से a एज इट इज आना चाहिए. a मतलब b डैश यहाँ पर है, एज इट इज आना चाहिए. माइनस की जगह इंटरसेक्शन आना चाहिए. तो b की जगह b का डैश था, तो यहाँ b की जगह कौन है, a डैश. बेटा इधर b है तो यहाँ a डैश है. उस a डैश की जगह क्या आएगा, a डैश का डैश आएगा. अगर a का 2 बार डैश निकालना हो तो वापस a आता है. ये बात पहले ही समझ चुका हूँ, काफ़ी पहले समझा चुका हूँ बात. a का डबल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू a. तो b डैश का इंटरसेक्शन क्या आ गया, a आ गया. इसको a इंटरसेक्शन b डैश भी लिख सकते हैं. a
ए को आगे लिख दो, बी डैश को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू बराबर होती है। बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। ए इंटरसेक्शन बी डैश आ गया, बट ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के। आंसर आ गया ए माइनस बी। मुझे ये प्रूव करना था, बी डैश माइनस ए डैश दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी आ गया। ठीक है जी। अगला ई पार्ट चेक करो, ए यूनियन बी माइनस सी, ई पार्ट है 16 क्वेश्चन का ई पार्ट। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। वही दोबारा से मैं इसी टेक्निक का यूज़ करना चाहूँगा, इसी फार्मूले का यूज़ करना चाहूँगा, इसी रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब ए इंटरसेक्शन सी डैश होता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ए माइनस सी लिख दो यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन सी डैश बन जाएगा। ठीक है, बी माइनस सी बी इंटरसेक्शन सी डैश बन जाएगा। बेटा इस इनके चेक करो, यहाँ तक करने के बाद एक मिनट, इसके अंदर हम लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या यहाँ तक करने के बाद इससे आगे जो अप्लाई किया गया दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा, वैसे समझा पहले भी चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालो। ठीक है जी, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालो। तो ये यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ए का इंटरसेक्शन अब बी के साथ ले लो, यूनियन जो दोनों की जो यूनियन है उसको बीच में रखते हैं, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो। ठीक है जी, या इधर से इधर आ रहे हैं, इस साइड से इस साइड भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यही काम हमने किया है। दोनों के अंदर कॉमन चेक करो क्या है, ए है ना, दोनों में कॉमन, ए का इंटरसेक्शन, सॉरी ए का इंटरसेक्शन क्या दोनों में कॉमन है, तो इस पूरे ए के इंटरसेक्शन को दोनों में से कॉमन भी निकाल सकता हूँ, जैसे ये निकाल के दिखा रखा है। तो यहाँ बच जाएगा बी, यहाँ बच जाएगा सी, तो ये बी यूनियन सी का काम करेगा। इसी को भी फॉलो किया गया इस वाले केस में, ए माइनस सी ए इंटरसेक्शन सी डैश, बी माइनस सी बी इंटरसेक्शन सी डैश। चेक करो दोनों में कॉमन क्या है, आपको नजर आ रहा है, ये डबल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन सी डैश। यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन सी डैश नजर आ रहा होगा, इंटरसेक्शन सी डैश, दैट इंटरसेक्शन सी डैश, इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, इस दोनों इंटरसेक्शन सी डैश को इसमें से कॉमन आउट कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो बचेगा वो ए बचेगा, यहाँ जो बचेगा वो बी बचेगा, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, यूनियन है। तो इसे कह सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, हो गया क्लियर। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ आ गया, सी डैश के साथ आ गया। अब इसी को फॉलो करेंगे, इसी फार्मूले को, ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो क्या जाता है, ए यहाँ लिख दो, इंटरसेक्शन की जगह माइनस, उल्टा भी चल सकते हैं, माइनस लगा दो, बी डैश की जगह सिर्फ बी लगाना है, डैश हटा देना है। ठीक है, तो उसी को ही फॉलो करें। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है बेटा, ये पूरा ए का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है ये पूरा। अगर इससे कंपेयर करें तो ये पूरा ए इंटरसेक्शन सी डैश है, ये समझो, ये पूरा ए है, ए इंटरसेक्शन सी डैश। और ए इंटरसेक्शन सी डैश क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी डैश बराबर होता है ए माइनस सी अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। ठीक है, तो ए माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन सी डैश होता है। तो ये ए मान लो अगर इस पूरे को, ठीक है, क्योंकि है तो सेट ही ना, दोनों का यूनिट निकालो तो एक सेट ही तो बनेगा, इसलिए इसको कोई और नाम दे सकते हैं आप, चाहो तो एक्स नाम दे दो इसको। ठीक है, तो उसके हिसाब से ए माइनस सॉरी ए इंटरसेक्शन सी डैश क्या होता है, ए तो एज इट इज आएगा, बीच में माइनस आएगा, सी के ऊपर से डैश हट जाएगा, तो उसके हिसाब से ए एज इट इज आएगा, आ गया। इंटरसेक्शन का माइनस आएगा, इसको देखते हुए इंटरसेक्शन का माइनस आएगा, माइनस आ गया। सी डैश है तो केवल सी आएगा, यही तो प्रूव करना था, खत्म, यही प्रूव करना था बेटा। अगला टॉपिक डी पार्ट, ए यूनियन बी माइनस सी। बेटा कई लोग इसको थोड़ा लेंदी प्रोसेस से प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, इसको इसका सबसेट दिखा देते हैं, इसको इसका सबसेट, वो भी ठीक है तरीका, लेकिन जब ये आसान तरीका हमारे पास है तो हम इसको क्यों ना करें। ठीक है, चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए का यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को जब मैं प्रूव कर रहा था तो इसका राइट हैंड साइड लेके चला ना मैं, तो कई बार क्या होता है, राइट हैंड साइड को लेके चल रहे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। आप लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और ये रिजल्ट प्रूव करें, ये रिजल्ट निकालें, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसलिए कभी हम इसको लेके चल सकते हैं, कभी हम इसको लेके चल सकते हैं, वो करके देखना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा चलो डी पार्ट, ए यूनियन बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस, ये प्रूव करना चाहूँगा। फिर दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है जी, ए यूनियन बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन
बी माइनस सी का मतलब बी इंटरसेक्शन सी डैश। मैं एक काम करूँगा, मैं फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ और ये टॉपिक कराने के बाद आपको इसका राइट हैंड साइड लेके भी चल के करके दिखा दूंगा, ठीक है, कोशिश करूँगा मैं आपके सामने। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी के ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो बी इंटरसेक्शन सी डैश। ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, तो बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। तो बी माइनस सी की जगह बी इंटरसेक्शन सी डैश, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन। आपको बता रखा है अगर एक जगह यूनियन आ जाए दूसरी जगह इंटरसेक्शन आ जाए तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देता हूँ तो रिजल्ट क्या लगेगा, लिख भी रखा है मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। वो कहता है ए का यूनियन बी के साथ, ए के यूनियन को ले लो एक बार किसके साथ, बी के साथ, और ए के यूनियन को किसके साथ ले लो, सी डैश के साथ। ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन सी डैश ये आ गया, ए यूनियन सी डैश। इंटरसेक्शन जो बीच में था वो यहाँ आएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है भाई। अब ए यूनियन बी एज इट इज इंटरसेक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ ए यूनियन सी डैश। देखो बेटा जो गिवन है उसके हिसाब से चलना चाहूँगा, बस ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। ए यूनियन बी आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर लगाने पर आंसर आ चुका है ये आपके पास, ठीक है जी। ए यूनियन बी एज इट इज लिख रहा हूँ, इसका कुछ नहीं करना, ये एज इट इज लिख रहा हूँ। इसका एज इट इज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रूव क्या करना है, चेक करो प्रूव क्या करना, हम लाना क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ये लाना चाहते हैं ए यूनियन बी, तो चाहिए ही हमें और यहाँ पे चाहिए सी माइनस ए, सबसे खास बात ये। तो यहाँ पर ए यूनियन बी तो बन गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए यूनियन बी मुझे चाहिए, ए यूनियन बी मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, सी माइनस ए चाहिए बेटा, सी माइनस ए। अब सोचो ये सी माइनस ए में कब बदलेगा, ये जो रिजल्ट है सी माइनस ए में कब बदलेगा। मैंने सी माइनस ए में अच्छा सी माइनस ए होता कितना है, चलो चेक कर लो। सी माइनस ए बराबर होता है सी माइनस ए दैट इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए डैश, ये होता है भाई। सी माइनस ए होता है सी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। अब मैं सी माइनस ए को इसमें मतलब ये सी माइनस ए चाहिए मुझे, सी माइनस ए मुझे तब मिलेगा जब सी इंटरसेक्शन ए डैश मिले। क्या मिले, सी इंटरसेक्शन ए डैश मिले। तो सोचो मैंने इसको क्या करा, यहाँ तक आ गए डिस्ट्रीब्यूटर लगाने के बाद ए यूनियन बी एज इट इज इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पर मुझे सी इंटरसेक्शन ए डैश चाहिए, ठीक है। यहाँ मुझे मिल रहा है ए यूनियन सी डैश, क्या मिल रहा है, ए यूनियन सी डैश मिल रहा है। तो एक बार जरा ध्यान देना, ए यूनियन सी डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे चाहिए ये सी माइनस ए होता है सी इंटरसेक्शन ए डैश, मुझे सी इंटरसेक्शन ए डैश चाहिए, ताकि अगर ये मिल गया तो सी माइनस ए मिल जाएगा। लेकिन सी इंटरसेक्शन ए डैश, एक्चुअली सी इंटरसेक्शन ए डैश कैसे बनाऊंगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा है ए यूनियन सी डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया आपने, ए यूनियन सी डैश यहाँ पर आ गया था, ठीक है ना। तो मैं जानता हूँ कि ए यूनियन सी डैश को मैं लिख सकता हूँ, ए यूनियन सी डैश को मैं लिख सकता हूँ ए डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश। इस ए यूनियन सी डैश को मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है, ए यूनियन सी डैश दैट इज इक्वल टू, इसका लगाऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से ही निकाल सकते हैं कि ए यूनियन सी डैश एक्चुअली किसके बराबर है, ए यूनियन सी डैश दैट इज इक्वल टू ए, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन सी डैश दैट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन सी उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। याद करो, अगर मैं इन पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो यही आएगा, ठीक है। याद करो कैसे आएगा वो चेक करना चाहूँगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये मैं लेके चलता हूँ। चलो इससे मैं ये निकाल के दिखा रहा हूँ, ये इस दोनों बराबर, ये बताना चाह रहा हूँ आपको। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ चेक करना, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन इज यू, सी के ऊपर डैश, क्लियर। ए का डबल डैश क्या आएगा, ए यूनियन सी डैश, तो आपके पास ए यूनियन सी डैश आ गया। तो इसका मतलब मैं ए यूनियन सी डैश को ए डैश इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, ए यूनियन सी डैश का ए डैश इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन सी डैश ये रहा, आप देख पा रहे हैं ए यूनियन सी डैश ये रहा, ए यूनियन सी डैश को लिख सकता हूँ ए डैश इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। और ए डैश इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ चेक करो एक बार, तो ए यूनियन सी डैश दैट इज इक्वल टू ए यूनियन सी डैश दैट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसके बराबर होता है, लिख दिया। अच्छा इतना करने के बाद इससे क्या फ़ायदा हुआ, अच्छा इतना कर दिया, अच्छा इसको सॉल्व कर लो, ए यूनियन बी आ गया, अच्छा ए यूनियन बी आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, डी मॉर्गन्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। लेकिन अब मैं
इसके ऊपर अप्लाई जो करने वाला, वो ध्यान देना। मुझे क्या चाहिए था, सी माइनस ए चाहिए, आंसर में सी माइनस ए चाहिए। सी माइनस ए सी इंटरसेक्शन ए डैश के बराबर होता है, सी इंटरसेक्शन ए डैश आ गया मेरे पास। अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया, इसके ऊपर जो आगे, इससे आगे जो फार्मूला अप्लाई किया वो क्या है, वो ये है भाई, वो तो आसान सा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए माइनस बी, खत्म। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए है या बी के ऊपर डैश है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो ए एजिटिस आ जाता है, इंटरसेक्शन जब माइनस आ जाता है, फिर बी लिख देते हैं, डैश को हटा के बी लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ए इंटरसेक्शन, ये पूरा बी का काम कर रहा है, बी के ऊपर डैश है, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर डैश, क्लियर है। ए इंटरसेक्शन बी पर डैश, चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए की जगह ए यूनियन बी है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है बी डैश, बी के ऊपर ये डैश है, तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी होता है, इसका अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी के हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, ए यूनियन बी इट इज ए माइनस, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ए माइनस दिस इज बी, ए डैश इंटरसेक्शन दैट इज बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी माइनस निशान आ गया, ए यूनियन बी माइनस आ गया, और सी इंटरसेक्शन ए डैश को ऐसे लिखता हूँ, सी इंटरसेक्शन ए डैश भी लिख सकता हूँ, क्लियर है, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी सी इंटरसेक्शन ए डैश, सी इंटरसेक्शन ए डैश आ गया, सी को यहाँ लिख दिया, ए डैश को यहाँ लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए यूनियन बी इट इज माइनस, और सी इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर था, सी माइनस ए। अरे सी माइनस ए के अकॉर्डिंग कैसे, इसी फार्मूले से, तभी तो मैं कह रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जगह जगह ये भी यूज होता है, हर जगह ये अप्लाई हो रहा है। तो सी माइनस ए होता है सी इंटरसेक्शन ए डैश, हेंस द रिजल्ट, काम खत्म। इसकी खास बात ये कि हम ना इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और सीधा राइट हैंड साइड निकाल देते हैं, प्रॉब्लम खत्म, समझ पाए। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, लेकिन भाई मैं यहाँ लेफ्ट हैंड से क्या निकाल रहा हूँ, राइट हैंड साइड निकाल पाया, ठीक है जी। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं राइट हैंड साइड लेके चलता और लेफ्ट हैंड निकाल पाऊँ, ऐसा जरूरी नहीं है, श्योर नहीं है ये बात कि ऐसा होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा। आप चाहो तो इसके अंदर एक दूसरे का सबसेट भी दिखा सकते हो, थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार समझ गए ना चीज़ को तो फिर टिपिकल नहीं लगेगी। इसके ऊपर क्या होगा, वो प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने ये वाला क्वेश्चन किया, बी पार्ट किया आपने, ठीक है, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप इसमें प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कुछ अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे रिलेटेड कुछ अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें इस फार्मूले का यूज होता हो। चलो आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन कहता है अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ सी है, देन प्रूव दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो ए बी सी का सबसेट होना चाहिए, हमें प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन प्रूव दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा आ गए। तो मुझे प्रूव करना है कि ए सबसेट ऑफ सी है, तो ए के सारे एलिमेंट को सी में दिखाना है। मैं मान लेता हूँ एक्स बिलोंग करता है ए में, ठीक है, एक एलिमेंट ए सेट से उठाना है, ए सेट से, ये ए सेट है, इसको सबसेट दिखाना है किसका, सी का। मैं मान लेता हूँ एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर, तो ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो एक्स बिलोंग कर जाएगा बी में। लेकिन बी किसका सबसेट है, सी का। ये दोनों सच मान के चलना है, दैट इज ट्रू, हमें ये प्रूव करना है। तो अब बी सबसेट ऑफ सी है, तो बी के सारे एलिमेंट सी में जाएंगे, तो जो एक्स जो बी में बिलोंग कर रहा है वो एक्स सी में भी जाना चाहिए, तो वो सी में चला जाएगा। तो इसका मतलब ए एक्स एलिमेंट ए से उठाया था, सी में दिखा दिया, तो ए जे सबसेट ऑफ सी बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 का पॉइंट नंबर 1, 18 का पॉइंट नंबर 1 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 1.3 एक्सरसाइज में 18th क्वेश्चन कहता है ए और बी एनी टू सेट है, देन प्रूव दैट ए माइनस बी का यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये प्रूव करके दिखाना चाहेंगे आपको, ठीक है, आसान सा है ये भी। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, तो ए माइनस बी यूनियन बी लेके चलता हूँ। ए माइनस बी जानते हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी होता है। यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब आपको लगता है कि एक जगह इंटरसेक्शन है, दूसरी जगह यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा, और क्या है। तो ए का यूनियन बी के साथ लगा दो, लगा दिया, ए का यूनियन बी के साथ, इंटरसेक्शन बीच में आएगा, बी डैश यूनियन बी, बी डैश यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है जी। ए यूनियन बी एज इट इज आएगा, ये इंटरसेक्शन है, और बी का यूनियन बी डैश के साथ क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है बेटा, ये बात याद होनी चाहिए। बी का यूनियन बी डैश के साथ दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। तो अच्छा, अगर यूनिवर्सल सेट आ गया, अगर मैं कोई यहाँ सेट लिख दूँ, यहाँ कोई भी सेट लिख दो, जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी आएगा, उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो कौन आएगा, ए यूनियन बी आएगा, खत्म क्वेश्चन।
तो बेटा ये इसलिए होता है, कहीं भी यूनिवर्सल सेट आ गया, कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यूनिवर्सल सेट आ गया, तो यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी सेट यहाँ बनते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो ए यूनियन बी भी है ना, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। मान लेता हूँ ये ए है, देखो आपको समझाने के लिए ए है, ये रहा देखो ये क्या है, बी है। ये रेक्टेंगल की फॉर्म में एक यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया, ठीक है। कहीं पर भी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट से बड़ा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल सेट के अलावा जो वहाँ सेट गिवन हो, उस क्वेश्चन में जो सेट गिवन हो, वो सारे के सारे उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, ठीक है। तो ये ए है, ए भी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट, क्योंकि वो दोनों यू के अंदर हैं। अच्छा, ए और बी का यूनियन करूँगा, ए और बी का यूनियन करूँगा तो ये पूरा एरिया ही तो आएगा ए और बी का यूनियन में। क्या ये पूरा एरिया यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है ना, तो ए और बी का जो यूनियन है, यानी कि ये पूरा एरिया दैट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है दोनों में जो कॉमन है दैट इज द आंसर। तो दोनों का कॉमन एरिया क्या है, ए यूनियन बी, दैट इज द आंसर। यहाँ लिख सकते हो बिकॉज ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ए माइनस बी यूनियन बी लेके चले, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी। यहाँ इंटरसेक्शन या यूनिवर्सल सॉरी यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन या यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा। ए का यूनियन बी के साथ, बी डैश का यूनियन बी के साथ, इंटरसेक्शन बीच में आएगा। ए यूनियन बी एज इट इज लिख दो, इंटरसेक्शन यहाँ आ गया, बी डैश यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के ही बराबर होता है, ठीक है जी। तो और इन दोनों का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्यों आया, क्योंकि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्योंकि यूनिवर्सल सेट से बड़ा कोई सेट नहीं होता, यूनिवर्सल के अलावा जितने भी सेट वहाँ गिवन हो, ऑल ऑफ दीज आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर होते हैं वो सिर्फ। अच्छा चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट नंबर ए कहता है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 12 में इसको वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना और कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। अब ये 12 का पॉइंट नंबर है, एक यूनिवर्सल सेट बना लो ऐसे, यहाँ नहीं दे रखा फिर भी यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट कहीं पर अगर आ जाए, कॉम्प्लीमेंट डैश का सिंबल आ जाए कहीं पर भी, तो बेटा कहीं पर भी कॉम्प्लीमेंट का सिंबल अगर आता है तो वहाँ पर यूनिवर्सल सेट जरूर होना चाहिए। तो मैंने एक रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट बना लिया, मुझे ए यूनियन बी का डैश निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, ए का डैश क्या था, पहले ही आपको जानते हो ए का डैश क्या होता है, चेक कर लो भाई। ए का डैश, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये ए सेट है, क्लियर है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है। तो ए डैश कहाँ पर है, अरे बेटा इस ए को छोड़ के बाकी सब कौन है, ए डैश है। आपको पहले भी समझा चुके हैं ये बात, तो जो ए को छोड़ के जो बाकी ए दैट इज ए डैश, ये ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए और बी का यूनियन कौन सा होता है, ये पूरा जो एरिया है ये वाला प्लस दिस, ये पूरा एरिया ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ए यूनियन बी के ऊपर डैश लगा दो। ए यूनियन बी के ऊपर क्या लगा रखा है, डैश लगा रखा है, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी, डैश का मतलब यही होता है, डैश किसी पे लग गया तो उसका मतलब ये होता है कि ए अंदर वाले एरिया को छोड़ के जो बाकी बच गए ना, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। मैंने ए यूनियन बी पर डैश लगाया, इसका मतलब है ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी जो बच गए दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी का यूनियन कौन सा होता है, इसमें चेक करें तो ये वाला जो जिसको मैं पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, ये सब ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको छोड़ के जो बाकी एरिया में जो साइडेड कर रखा है दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। आप एक ए सेट बना लो इसके अंदर, ठीक है जी। अब ध्यान देना क्योंकि ये डायग्राम जो बार बार नहीं समझा पाऊंगा मैं। ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश किससे रिप्रेजेंट करना है, आपको सबसे पहले ए डैश को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैंने ए सेट ही बनाया, मैं बी सेट नहीं बना रहा हूँ। अभी ए अगर ये है तो मैं आपसे पूछूं ए का डैश बताओ क्या होगा, तो क्या होगा, आप ए वाला एरिया छोड़ दो, बाकी जो बच गया दैट इज ए डैश। तो ए डैश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बेटा ये ए डैश को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए डैश को रिप्रेजेंट कर रही है सारी लाइन्स। इसके लिए मैं स्पेशली वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये सब ए डैश हो गया। तो ए डैश को किससे रिप्रेजेंट किया गया आपने, ए डैश को आपने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब बी डैश की बात कर लेता हूँ। बी डैश को बेटा किससे रिप्रेजेंट करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, जहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी होगी और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होगी, वही इंटरसेक्शन है। ये बात क्लियर है। तो अब मैं बी डैश निकालना चाहता हूँ, बेटा बी सेट नहीं है नजर आ रहा है इसके अंदर, तो बी सेट आप बनाओ। अब आप इसके अंदर आप कैसे ही बना सकते हो, बी सेट आप यहाँ पर भी बना सकते हो अलग से, ताकि वो इसको इंटरसेक्ट ना करे, कैसे ही बना दो आप कर सकते हो। तो मैं बी सेट ऐसे बना देता हूँ कि वो इंटरसेक्ट करते हुए जाए, दैट इज बी सेट।
ये पूरा बी सेट है। कौन सा? ये पूरा बी सेट है। अब जब मैंने बी सेट बनाया, तो जब मैंने बी सेट बनाया तो आप ये सोचना है, जब मैं बी डैश निकालना चाहता हूँ, मैं बी डैश निकालना चाहता हूँ कि बी डैश एक्चुअली है क्या। जब मैं बी डैश निकाल सकता हूँ, बी डैश को किससे रिप्रेजेंट करूँगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। तो जब मैंने बी सेट बनाया तो बेटा दिमाग में ये बात रखो कि यहाँ पर ए सेट भी नहीं है और ये लाइन भी नहीं है, सिर्फ मान लो बी सेट ही पड़ा हुआ, अकेला बी सेट पड़ा हुआ है। अब बी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी के अंदर वाली वैल्यू को छोड़ दो, बी के अंदर वाले रीजन को छोड़ दो, बाकी को सेट कर दें तो वो बी डैश है। चलो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बी को छोड़ के, बी को अंदर के एरिया को छोड़ के, बी के अंदर के एरिया को छोड़ दो। बेटा देखो बी के अंदर के एरिया छोड़ा मैंने, यहाँ तक के लिया है, उसके बाद इसको ऐसे आगे प्रोड्यूस करा था। बी के अंदर के एरिया को मैंने छोड़ दिया है। ए को शायद ए के अंदर से जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बी के अंदर नहीं जानी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। बी के अंदर नहीं जानी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, बाकी ए के अंदर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया आपके पास। आप इसको थोड़ा सैलेड कर सकते हो, ऐसे वो लाइन ड्रॉ करना ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा अब ये बताओ आप मुझे, अच्छा ये वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन तो बी के अंदर से जा रही थी ना, तो ऐसे एक और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप मुझे वो एरिया बताओ जो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी और वर्टिकल लाइन भी है, वही एरिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब आप सिर्फ मैं ना यहाँ पे सैलिड नहीं करना चाहता ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। वो एरिया चेक करो जहाँ पर इस तरह के बॉक्सेस बन गए हैं, इस तरह के जो बॉक्सेस बन गए हैं, ठीक है। अब ये इसके अंदर बॉक्स बन रहे हैं, इस ए के अंदर नहीं बन रहे, इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन इसमें नहीं आ रही। अगर मैं बी सेट का चेक करूँ तो बी सेट का चेक करूँ, इसमें वर्टिकल लाइंस आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब वो एरिया जहाँ पर दोनों लाइनें हैं, ये पूरा एरिया, यानी कि ए के अंदर का एरिया भी छोड़ दो, बी के अंदर का एरिया छोड़ दो, ये सारा एरिया छोड़ दो, ए और बी के यूनियन को छोड़ दो। जो बाकी जो एरिया है वो सभी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को रिप्रेजेंट करेगा। चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है, एक ए सेट बनाओ, एक बी सेट बनाओ। ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट का मतलब बता रखा है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, जो दोनों में कॉमन रीजन है, उसको छोड़ के सारा एरिया कॉम्प्लीमेंट है। बेटा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो ए और बी में जो कॉमन रीजन है, अब ए और बी का कॉमन रीजन कौन सा है? वो ये वाला है, जहाँ पर मैंने बिंदु लगा दिए, डॉट लगा दिए, वो सब क्या है? ए और बी का क्या है? इंटरसेक्शन है। इसको छोड़ के जो बाकी एरिया दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको बस ऐसे मैं कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, डॉटेड वाले एरिया को छोड़ दो, बाकी सारा एरिया, ठीक है जी। डॉटेड वाले को छोड़ के बाकी सारा एरिया, ये देखो मैंने डॉटेड वाले को नहीं कर रहा, ध्यान देना, मैं डॉटेड वाले एरिया को नहीं कर रहा हूँ, बाकी सबको कर दिया मैंने। जो सिर्फ डॉटेड वाला एरिया उसको छोड़ के बाकी, यानी कि इसको छोड़ दिया, इस एरिया को छोड़ दो, दैट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। ए डैश यूनियन बी डैश क्या है? जैसे मैंने आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताया, ऐसे ए डैश यूनियन बी डैश है, इसमें चेक करना। सबसे पहले एक ए सेट ड्रॉ कर दो, कर दिया। अब ए का डैश चेक करो, ए का डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में मैं मान लेता हूँ ए डैश को हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से ए डैश को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ए डैश। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा वो सब क्या है? ए डैश, वो ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है? वो ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा अब बी सेट बनाऊंगा और इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँगा बी डैश को। अब बी का है, एक सेट बी बनाना चाहूँगा, ये बी बना दिया मान लो, चलो मैंने, ये बी है। और बी डैश क्या हुआ? बी डैश क्या हुआ? बी के एरिया को छोड़कर, बी के अंदर वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी सब बी डैश है, तो उसको मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा।
समझ पा रहे होंगे सब बच्चे? ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है बी को छोड़कर है, ये सब एरिया, ठीक है जी। ये वाला एरिया, तो कहता है, लेकिन ये कहता है ए डैश निकाल लिया आपने, बी डैश निकाल, उसका यूनियन भी करना है, मतलब जो ए डैश है उसको भी जोड़ दो, बी डैश है उसको भी जोड़ दो। यूनियन का मतलब क्या था, जो यूनियन का मतलब क्या है बेटा, ए डैश के जो वर्टिकल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है ए डैश में, वो सारे एलिमेंट उठा लो, और बी डैश में जो वर्टिकल लाइन आई है उसको भी उठा लो। अब मैं सोचूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर चेक करना, जो ये जहाँ पे बॉक्सेस बने वो सारा एरिया तो है ही, जहाँ पे बॉक्सेस बने हुए वो सारा एरिया तो लेना ही है, लेकिन जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और कहीं और भी आ रही है, ये आ रही है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सारी जो बी के अंदर से जा रही है, ठीक है। ये वाला एरिया भी इसके, क्योंकि हम यूनियन निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहे, यूनियन निकाल रहे हैं, तो यूनियन का मतलब होता है ये सारा एरिया तो लेना ही लेना है, सब कुछ उठाना पड़ता है उसमें, ये सारा एरिया तो लेना ही पड़ता है। और इसके अलावा जो ये जो पोर्सन है जो बी के अंदर पड़ा हुआ है ये भी लेना पड़ेगा। और बी डैश का मतलब क्या है, बी डैश के अंदर वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन वाला एरिया जो आया, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, और जो वर्टिकल लाइन है वो तो उठा ही रहे हैं, और जो इसके अलावा जो बी के अंदर पोर्शन आ रहा है और जो ए के अंदर जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है आपने, ये जो ये एरिया जो ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये भी उठाना है। तो इसका मतलब है बेटा सिर्फ इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी जो एरिया जितना ही बच गया वो सब ए डैश यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 बेटा कंप्लीट हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो ना तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।